वेलकम बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल जिसका नाम मैथमेटिक्स विद राज है में स्वागत है। मैं आपके लिए आपको मालूम ही है कि क्लास 10 का ये मैथ का आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके हिसाब से हर चीज़ें मैं ले रहा हूँ, इसलिए जिससे आपको बहुत परीक्षा में अपने मदद मिले। इनफैक्ट मदद क्या मिलेगी, यदि आप क्रम से मैं वीडियो देखा, ध्यान रखिए कभी ऐसा नहीं कि कभी इस चैप्टर का डाला, फिर कभी इस चैप्टर का, फिर इस चैप्टर का, फिर बाद में फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ कूद गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ऐसा नहीं। सब पूरे जो वीडियो में डाल रहा हूँ वो एक एक क्रम से डालें, जिससे आपको कहीं इधर उधर भटकने की कभी मैथ में जरूरत न पड़े और बगैर भटके आप 100 में 100 मार्क्स लाएं मैथ में। ये गारंटी है कि आप मेरा वीडियो विधिवत क्रम से देखेंगे तो निश्चित है ऐसा होगा। अभी मैं क्या है कि जो द्विघात समीकरण वाला आप यूनिट 2 का द्विघात समीकरण का चैप्टर है उसका ले रहा हूँ, उसके मैं 4 वीडियो डाल भी चुका हूँ। तो यदि आप वो 4 वीडियो शुरू के अगर किसी चैप्टर की वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको आगे उस चैप्टर का आगे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, इसलिए वो सभी वीडियो देख लीजिए और फिर ये आपके लिए बाएं हाथ पे एकदम खेल होगा। क्योंकि मैं अब यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। तो चलिए मैं ये जैसे ये चैप्टर है, इसमें ये लिखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन विधि से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट यानी हल बताइए। ये सब ये पीछे वीडियो 1 2 3 4 5 ये मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ। फिर मैं इस ये सॉल्व द एग्जांपल इन गिवन, सॉल्व द प्रॉब्लम इन गिवन एग्जांपल 1, ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका। आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा देता हूँ। ये है एग्जांपल 1, ये एग्जांपल 1 के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है इनको। तो ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। ये एग्जांपल 1 है, इसके ये प्रॉब्लम्स हैं, इसके ये हिंदी में मैं इधर लिख दिया हूँ और ये मैं आपको अच्छे से करवा दिया हूँ ताकि आप इसकी मैंने आपके लिए होमवर्क में रखा था, आप हो सकता है कर लिया हो, नहीं किए हैं तो अवश्य कीजिए, अवश्य बन जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरा पीछे वीडियो देखिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट की दिक्कत होगी उसके कारण नहीं बन रहा होगा, अवश्य बनेगा। तो आज तो मैं ये मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये चीज यहाँ तक करवा चुका हूँ और मैं अब आज इन क्वेश्चंस को लूंगा। तो पहला ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, तीसरा नंबर वाला, क्योंकि ये सब पीछे करवा चुका हूँ, सब एक जैसे हैं। इनफैक्ट अगर वो कर लेंगे तो ये बड़े आंसर। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180। ये हिंदी में लिखा है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है, गुणनफल 182। तो चलिए अभी आपको सलूशन तो परीक्षा के हिसाब से ऐसे करना है कि माना एक संख्या इज इक्वल टू x, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आप खुद बताइए। दूसरी संख्या इज इक्वल टू, दोनों का योग 27 है ना भाई मेरे, ये 27 है, क्वेश्चन में लिख रहा है कि 27 है। तो 27 है तो एक यदि x हो गई तो दूसरी 27 माइनस x, तो नहीं कम हो जाएगी, दूसरी 27 में x कम हो जाएगी, तो दोनों का योग 27 है, तो ये हो गया। अब उनका गुणनफल 182, इसलिए प्रश्नानुसार क्या प्रश्नानुसार है कि इन दोनों का गुणनफल इनका गुणा कीजिए, तो x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये संख्या जांच करने को बोला है, तो संख्या आप तभी जांच कर पाएंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। ये समीकरण बनेगा भी, देखिए ये x है, इसका अंदर गुणा होगा तो 27x, और ये माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 182, ये हो गया। अब आप इसको मानक रूप में लिखिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिए और फिर प्लस 27x, और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस 182 इक्वल टू 0। अभी सब मैं बता चुका हूँ ये मानक रूप में। अब मानक रूप में यदि हो गया तो फिर 182 हो गया ये। अब इसको दो भागों में तोड़िए, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, इनका गुणनफल 182 के बराबर हो, तो ये आपको दो भागों में तोड़ना है कि इनका गुणनफल 182 के बराबर हो। तो 182 के लिए यदि आपको करना है तो ये 16 गुणे 11 करेंगे तो नहीं होगा, इसका फैक्टर 27 14 त्रिक 42। हाँ, ये 14 और 13 में वो मैं पूरी प्रोसेस पीछे बता चुका हूँ। 27 को आपको दो भागों में तोड़ना है, 14x प्लस 13x। यही तो यहाँ पर कहानी मेरे भाई, यही तो कॉन्सेप्ट, बस
वर्ग समीकरण में गुणनखंड भिन्न से हल करना है, तो यही चीज पता चलना चाहिए कि मिडिल टर्म को किन दो भागों में तोड़ें। तो ये इसके लिए मैं पीछे का जो वीडियो बताया हूँ कॉन्सेप्ट वाला, कैसे फैक्टराइजेशन मेथड जहाँ पर मैंने बताया उसको देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके लिए कष्ट देना बंद कर देगा, सेकंडों में आप निकाल देंगे। इसको दो भागों में 27 भर को तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है। तो ये हो गया आपका ये। अब आपको ये हो गया कि एक्स स्क्वायर कॉमन, सॉरी ये क्या हो गया आपका, यहाँ इन दोनों को हमने 27x को 14x को 13x में लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। अब ये दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन है तो यहाँ बचेगा -x + 14 और यहाँ +13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 13 तो ये x है, 13 से भाग देंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा। ये कैसे मैं बता दिया, सब एक सेकंड में जान गया, सब कॉन्सेप्ट पीछे बता चुका हूँ, उसको देखेंगे तभी सब समझ में आएगा। इसलिए मैंने बोला कि पीछे हमारा वीडियो देखिए और फिर मौज कीजिए। आपको कभी कभी गणित कभी परेशानी नहीं करेगी तो हमारा क्रम से वीडियो देखते, कभी भी गणित नहीं परेशान कर सकती, ये मेरा वादा है आपसे। जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो आप भी करने लगेंगे। अब ये माइनस कर दें सारी, यहाँ माइनस कर दें, यहाँ माइनस कर दें तो ये जो है माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ -x और +14 हो जाएगा, क्योंकि -13 और -x +13 हो जाएगा और -13 और +14 -182 हो जाएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि -x + 14 और यहाँ दोनों अंदर सेम आना चाहिए, तो यहाँ -x + 14 आया तो यहाँ भी -x + 14 आना चाहिए। तो अब -x + 14 हो गया ये, अब अंदर में बचेगा ये, निकाल दिए यहाँ पर -x + 14, यहाँ पर -x + 14, तो बाहर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा बाहर -x + 14 ये पूरा, और ये x बच जाएगा और यहाँ पर -13 बच जाएगा और इक्वल टू 0। और इस प्रकार इन दोनों को हल करेंगे तो x = 14 या x = 13। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि वो संख्याएं बताइए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो संख्याएं बताइए, तो आप संख्याएं बड़े आराम से बता देंगे कि ये बोल रहा है ना, दो संख्याएं बताइए, दो संख्याएं याद कीजिए। तो दो संख्याएं x 14 आ गया है और एक 13 आ गया है। यहाँ 14 है, x की वैल्यू 14, तो यहाँ पर 14 रखेंगे, 27 - 14 13 आ जाएगा, या यहाँ 13 रख सकते हैं क्योंकि x की दो वैल्यू आ रही है, 14 13 भी, तो x का मान 14 भी हो सकता है 13 भी। पर अगर 14 होगा माने एक संख्या 14 होगी तो दूसरी 27 - x यानी 27 - 14 13 हो जाएगी, और यदि x यानी ये पहली संख्या 13 है तो दूसरी 27 - 13 यानी 14 होगी। आप दोनों में से कोई आंसर लिख सकते हैं, लेकिन लिखना एक ही है कि वो संख्याएं 14 13 है या 13 14, दोनों सेम चीज है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपका ये क्वेश्चन है कि दो क्रमागत, ये है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बराबर ये समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में आ गया होगा। चौथा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज दिस, ये इंग्लिश में है, हिंदी। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्ण संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है भाई मेरे। तो चलिए इसका भी सलूशन, अभी तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि आपको एक एक चीज बताना चाहिए, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सब बता चुका हूँ। बस क्वेश्चन दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो सलूशन दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, क्रमागत है धनात्मक पूर्ण संख्या के वर्गों का योग। तो मान लीजिए कि एक पूर्ण संख्या, प्रथम पूर्ण संख्या, सलूशन आपका प्रथम पूर्ण संख्या मानना पड़ा, लिखा है माना प्रथम पूर्ण संख्या x, तो द्वितीय पूर्ण संख्या क्या होगी, द्वितीय पूर्णांक संख्या क्या होगी, क्रमागत है भाई मेरे, ये लिखा है क्रमागत, क्रमागत क्रमागत, तो क्रमागत है तो एक x है तो उसके आगे वाली x + 1 होगी। इनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग कीजिए, इनके वर्गों और इनका वर्ग दोनों का वर्ग कीजिए, योग कर दीजिए। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसे करते जाइए। प्रश्नानुसार बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या याद कीजिए जिनके वर्गों का योग, तो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या आपने x मान लिया तो उसके आगे वाली क्रमागत है तो x + 1 होगी। अब इनका वर्ग करना है, मतलब एक संख्या जो है इसका भी वर्ग और ये दूसरी संख्या है x + 1 उसका भी वर्ग, ये दोनों, और फिर योग करना है उनके वर्गों का योग, माने पहले वर्ग कर दीजिए फिर योग कर दीजिए, = 365। ये दीजिए, आपका ये समीकरण रेडी हो चुका है। अब आप क्या करें कि इसको थोड़ा सा पहले मानक रूप में बदलें। तो ये क्या है, x² है, ठीक है भाई मेरे। ये x + 1 का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं ये फार्मूला a + b का होल स्क्वायर = क्या होता है, a² + 2ab + b², ये फार्मूला आप पढ़े हैं 7वीं 8वीं में, तो इसका यूज भी खूब किए हैं। तो ये हो जाएगा क्या कि ये तो x² है ही,
अब आप ये एक्स स्क्वायर है, इसको देखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, मैं उम्मीद करता हूँ लगा लेंगे ये सब, आई इक्वल टू 65। इस प्रकार ये आपका ये हो गया। अब आप इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दो बार है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हैं जुड़ जाएंगे। अब प्लस 2x, हाँ ये प्लस वन है, इधर आएगा, ये इधर आएगा तो 364 हो जाएगा, 365 हो जाएगा, तो 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 365 है ना, हाँ 365। इस प्रकार ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये 1 और माइनस 365 364 364 इक्वल टू 0। और इस प्रकार अब आप ये जो है अभी 2 कॉमन लेकर बाहर भी कर सकते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ 2 कॉमन होगा, इधर भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा। 2 पहले कॉमन ले लीजिए, यहाँ बाहर ब्रैकेट में ऐसा 2 आएगा, ऐसा आएगा, लेकिन 2 इधर गुणा है तो इधर भाग करेंगे तो 0 में 2 का भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर 182, इधर 2 का भाग कर देंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये देखिए अब ये मानक रूप में आ गया। अब मानक रूप में आ गया तो इसको आप बड़े आराम से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, एग्जैक्टली जैसा अभी पहले वाला क्वेश्चन था ऐसे। ये देखिए ये जो क्वेश्चन था ये कुछ उसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। ये ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x यहाँ आएगा। अब वो क्यों आएगा, सब मैं चूंकि ये वर्ग समीकरण को हल कैसे करना है वो कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि कैसे ये सब चीज़ हो जाता है। ये x को हम 14x माइनस 13x, यहाँ 27x था तो हम 14x प्लस 13x किए थे इक्वल टू 0। और इस प्रकार ये आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 14 और माइनस 13 एक्स प्लस 14 आएगा इक्वल टू 0। और इस प्रकार एक्स प्लस 14 बाहर हो जाएगा, यहाँ दोनों स्थानों पे, यहाँ भी है और यहाँ भी है तो बाहर हो जाएगा वो, और अंदर बचेगा एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। और इस प्रकार जब ये हो गया तो आप कह सकते हैं कि या तो एक्स प्लस 14 0, एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0 या एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0 मतलब एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 14, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 मतलब एक्स इक्वल टू 13। लेकिन ये आंसर रिजेक्टेबल है, रिजेक्ट करने काबिल है, क्योंकि आपको लिखा है संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। और ये वर्ग समीकरण का नेचर ऐसा होता है कि मैं कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ कि वर्ग समीकरण हमेशा 2 आंसर देता है, धनात्मक ऋणात्मक कुछ हो सकते हैं। तो इसमें ये ऋणात्मक आ गया, इसमें तो दोनों धनात्मक आए थे पर यहाँ एक ऋणात्मक आ गया, इसलिए इसको हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रश्न में है आपका कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो आपने माना है कि x प्रथम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, यहाँ लिखना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है। तो x जो -14 आया, x -14 आया है और 13, उसमें से ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि धनात्मक नहीं है। तो x की वैल्यू 13 आएगी, यहाँ पर वो संख्या 13, x का मान 13 और x प्लस 1 दूसरी, x प्लस 1 क्रमागत है ना, तो एक 13 आएगी और एक 14 आएगी। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये जो आप क्वेश्चन था वो आप बड़े आराम से समझ गए होंगे और आपसे ये बड़े आराम से बन जाएगा। ये भी बहुत आराम से, ये भी एक समकोण त्रिभुज, ये भी क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा, सबसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण इतने सेंटीमीटर है तो जांच कीजिए तो अन्य दो भुजाएं। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है पाइथागोरस का कि लंब यानी ऊंचाई आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता है, ये जानते होंगे आप। और इस प्रकार इसी फार्मूले का यूज करके इस फार्मूले में ये जो मान दिए हैं उनको रखेंगे तो एक वर्ग समीकरण बनेगा और फिर आप उस वर्ग समीकरण को हल कर लेंगे इसको। तो ये बड़े आराम से हल कर लेंगे। मैं थोड़ा सा बनाए दे रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो चलिए माना समकोण त्रिभुज की
कि आधार x सेंटीमीटर। क्यों मैं x आधार मान रहा हूँ? क्योंकि मैं पीछे वीडियो में भाई मैं बोल रहा हूँ हर चीज बता अब ये समीकरण बना रहे हैं तो समीकरण कैसे बनता है उसका कॉन्सेप्ट में बताया होगा, निश्चित ये समझना चाहिए। तो उस पिछले 1-2 वीडियो में पहले मैं बता चुका हूँ कि कैसे समीकरण बनाया जाता है, जो शब्द दिए हैं उसको समीकरण बनाने की टेक्निक क्या होती है, वो टेक्निक आपको समझना है पहले। तो समीकरण बन जाता है और जब समीकरण बन जाता है उसको हल कैसे किया जाता है आपको समझना चाहिए, वो भी किसी टेक्निक से होता होगा, तो वो भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो सब पीछे वीडियो में डाल चुका हूँ, तो उनको जरूर देखिए आप, तभी आप धड़ाधड़ क्वेश्चन करते जाएंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तब समझ में आएगा कि मैंने ऊंचाई को कि x क्यों नहीं माना, आधार क्यों माना है, वो कैसे बनाया जाता है, वो कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा आपको। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर है, इसलिए ऊंचाई उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो यदि वो 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। फिर आपको क्या बोल रहा है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है, कर्ण 13 सेंटीमीटर। अब आपको सब मिल गया समकोण त्रिभुज के लिए, आपको ये निकालना है, x हल करेंगे तो x निकलेगा, और x निकलेगा तो फिर आपसे ये पूछ रहा है कि जांच कीजिए अनित भुजाएं, मतलब अनित भुजाएं कर्ण तो बता दिया उसने, आधार और ऊंचाई बताना है। अनित भुजाएं का मतलब है कि कर्ण तो ये बता ही दिया कि 13 है, आधार और ऊंचाई बताना है, यानी x निकल आएगा तो ये भी निकल आएगा, और x माइनस 7 निकल आएगा। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के तमाम के लिए नहीं, सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऊंचाई आधार का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर। तो कर्ण है 13 का होल स्क्वायर, आधार है x, ऊंचाई है x स्क्वायर है। आधार के समय x रखेंगे तो स्क्वायर लग जाएगी, ये फार्मूला है, ये आधार का स्क्वायर यानी आधार x है तो x स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई x माइनस 7 है तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये देखिए, अब हम इसको इधर लिखेंगे, आमतौर पर परंपरा है कि चर राशियां लेफ्ट साइड में लिखी जाती हैं, इसको इधर लिखेंगे तो बराबर के इधर पूरी संख्याओं को पलट देने में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो हम कहने का मतलब ऐसा लिखेंगे आप इक्वल टू 13 स्क्वायर। अब जानते हैं आप ये x स्क्वायर तो है ही, और ये क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू ये 13 के स्क्वायर 169, 13 का बड़ा करेंगे 169। ये क्यों ऐसा लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपको मालूम होना चाहिए a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, यही चीज लिखा है यहाँ पर। ये इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, यहाँ जो a और b हैं यहाँ पर a इसको मान लीजिए, b इसको मान लीजिए, और फिर लिख लीजिए a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 14x, माइनस 2ab है ना, इसको करेंगे तो माइनस 14x हो जाएगा, और प्लस b के स्क्वायर 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। माइनस ना कीजिए, प्लस एक फार्मूले में होता है प्लस, है ना, ये माइनस फार्मूले में होता है इसलिए हम माइनस है, जैसा फार्मूला है एकदम वैसे लगा देना। अभी देखिए दोनों x स्क्वायर जो है तो कटेंगे नहीं, काट नहीं रहा हूँ, ये दोनों धनात्मक है जुड़ जाएंगे, मैं सिर्फ काटा हूँ कि इनका हिसाब हो गया, ये दोनों का हिसाब हो गया, माइनस 14x x वाला टर्म अकेले है। अब ये 49 माइनस 169 ये जो है इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 49 में 169 169 घट जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब 2 तमाम कॉमन, देखिए यहाँ 2 भी कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ 2, तो 2 कॉमन लेकर बाहर हटा दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 7x, 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। ये जरा देखिए, इसका आपका ये मानक रूप में बदल गया, जब मानक रूप में बदल गया तो उसको हमने बताया है कैसे गुणनखंड विधि से सेकंडों में हल कर लेंगे, तो आपको ये सेकंडों में हल हो जाएगा बड़े आराम से। तो ये आ जाएगा 12 और माइनस 5, x इक्वल टू 12 और माइनस 5 आएगा। आप इसको हल कर लेंगे, हमने हल करने का तरीका अभी पूरा कॉन्सेप्ट सब बताया है, तो ऐसे सेकंडों में आप भी आंसर बता सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इसको देखते ही बता देंगे कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू ये आ गई। अभी आप आंसर मत लिख दीजिए, आधार कहने का मतलब आधार ये 12 होगा, कभी भी ऊंचाई या लंबाई माइनस में नहीं होती, इसलिए ये चीज नहीं होगा, ये मान है किसी चीज का, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है ना। तो 5 कट जाएगा, मतलब त्रिभुज का जो आधार है उसकी ऊंचाई 12, आधार 12
ऊंचाई x माइनस 7, x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 यानी 5। तो कहने का मतलब है कि दो भुजाएं, एक 12 और एक 5 होगी। यहाँ तो 12 और माइनस 5 क्या आया है, 12 और माइनस 5 मेरे भाई आया है x का मान। वर्ग समीकरण है, मैं कॉन्सेप्ट देते समय सब बता चुका हूँ कि वर्ग समीकरण हमेशा चरराशि के दो मान देगा। जैसे ये वर्ग समीकरण x जो चरराशि उसके दो मान दिया, 12 और माइनस 5। लेकिन अब आपको चेक करना है कि दोनों सही है कि एक आध उसमें गलत है कि दोनों गलत है। इसमें एक गलत है क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। हम किसी भी त्रिभुज की भुजाओं की माप माइनस में नहीं होती, कुछ भी मापेंगे तो प्लस में आएगी। 2 सेंटीमीटर आए, चाहे 4 सेंटीमीटर आए, चाहे 5 सेंटीमीटर आए, वो कुछ प्लस में आएगी। इसलिए ये एडमिसिबल नहीं, ये रिजेक्टेबल है। सिर्फ 12 आंसर होगा। तो x इक्वल टू 12 जब हो जाएगा ये, तो x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 यानी 5। तो अन्य दो भुजाएं 12 और 5 है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, कुछ भी दम नहीं है। यदि कोई चाहे तो बड़े आराम से मैं इसका समीकरण बनाए दे रहा हूँ। और थोड़ा कठिन, इतना बड़ा है तो थोड़ा सा डर लग सकता है बच्चों को, इसलिए मैं समीकरण जो मेन है समीकरण बनाना है। फिर देखने में समीकरण सब एक जैसे हो जाएंगे। तो जब समीकरण एक जैसे हो जाएगा तो कर लेना है आपको। तो चलिए मैं उस क्वेश्चन को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और ये आ गया आपका क्वेश्चन, और आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता देता हूँ और आप, मुझे उम्मीद है कि कर लेंगे, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो लिखता है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में एक निश्चित संख्या में मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन करता है। एक कुटीर उद्योग है, कोई मतलब एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है। कुटीर मतलब छोटा उद्योग, वो निश्चित संख्या में क्या बर्तन का उत्पादन करता है। ये अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे के लिए लिखा है। कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, you find the number of articles produced and the cost of each article. ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। आपकी बुक का ही ये स्क्रीनशॉट यहाँ लगा है। मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इसलिए ट्रांसलेट कर दिया है, मैं अपने ट्रांसलेट कर दिया हूँ। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। हल क्या मतलब कॉन्सेप्ट बता देते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन कैसे बनता है। तो सलूशन यदि करना है इसको आपको, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री कुटीर उद्योग है, एक दिन में निश्चित संख्या में मिट्टी के बर्तन बनाता है। एक दिन में कोई फिक्स नंबर, मान लीजिए 800 बनाता है, पर वो फिक्स बनाता है। किसी एक विशेष दिन, कोई एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक वस्तु की उत्पादन लागत, अब बनाता तो है तो उत्पादन करने में, बनाने में पैसा लगते हैं, तो जो लागत है, वो जो रुपए है, कितना लगता है लागत, वो उस दिन उत्पादित वस्तुओं की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। करेक्ट। अब यहाँ पर मैं, भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो आज ये वीडियो पड़ी है, उसके इस वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा और आप पूरा क्रम से देखेंगे तो आपको समझ आए कौन सी वीडियो आपकी वर्ग समीकरण के चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें मैंने ये सिखाया कि कैसे वर्ग समीकरण बनाएंगे जब शब्दों पर आधारित प्रश्न, क्योंकि शब्दों पर आधारित प्रश्न जब होते हैं तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कठिन लगते हैं क्योंकि वो समीकरण ही नहीं बना पाते हैं। ये वर्ग समीकरण पर आधारित है, कोई रेखीय समीकरण पर आधारित होगा, कोई 2 चरों वाले समीकरण पर आधारित शब्द के प्रश्न होंगे। कहेंगे तो शब्द रहेगा, तो शब्दों पर आधारित प्रश्न, और वहां पर वर्ग समीकरण बन सकता है, वहां रेखीय समीकरण बन सकता है, वहां युगपत समीकरण बन सकता है, कुछ भी बन सकता है भाई मेरे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्रम से हमारे वीडियो देखेंगे आपको कहीं भी इधर उधर कभी भटकने की जरूरत पड़ेगी और गणित आपको कभी परेशानी करेगी, मेरा गारंटी है। और 100% मार्क आएगा, ये भी मेरी गारंटी है आपको। तो इसलिए क्रम से मेरा सभी वीडियो देख लीजिए। अब ये क्या बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में निश्चित संख्या में मिट्टी के बर्तनों को उत्पादन करता है। ठीक है, एक विशेष दिन, किसी एक दिन लोगों ने देखा कि वस्तु की उत्पादन लागत, माने वस्तु जो बनाता है, वस्तु क्या बनाएगा, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन के उत्पादन करने में जो लागत आ रही, उस दिन, किसी भी दिन, जिस भी दिन की बात हो रही, उस दिन उत्पादित वस्तुओं की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो माना किसी एक दिन वस्तु की उत्पादित संख्या। अब बोलेंगे कि सर आपने यही क्यों माना? अरे भाई ये मैं बोला संख्या x है, मैं बताया ना, कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ
कि जहां से तुलना होती है वहां का आधार यहाँ पर उत्पादित वस्तुओं की संख्या से तुलना हो रही है। सब कुछ उत्पादित वस्तुओं की संख्या कितने है, उससे कितना गुना कम ज्यादा, उसकी चर्चा हो रही थी। ये आधार होता है, ये मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। यदि आप यही समझ गए तो समझिए कि फिर आपका सब कुछ सही हो गया, कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। तो माना किसी एक दिन वस्तु की, किसी भी दिन वस्तु की उत्पादित संख्या x है, तो फिर वस्तु की लागत उस दिन, इसलिए उस दिन उत्पादित वस्तुओं की लागत, जो वस्तु उत्पादित हुई हैं, उत्पादित वस्तुओं की लागत बताइए भाई कैसे आएगा। मतलब उत्पादित वस्तु की लागत उस दिन उत्पादित वस्तुओं की संख्या के 2 गुना 3 अधिक है। जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो x हैं, उनकी संख्या का 2 गुना से 3 अधिक, इससे भी 3 अधिक कुल लागत होती है। ये इतना लागत लगती है उस दिन, जितनी वस्तु उसने उत्पादित किया किसी दिन, उसका 2 गुना से 3 अधिक। देखिए कितना आसानी से भी मैंने लिख दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि हमको इस क्वेश्चन में कहाँ से कौन चीज पकड़ना है, कहाँ से क्या चीज। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको उस दिन बताया हूँ, जिस दिन ये बताया हूँ कि वीडियो कैसे समीकरण कैसे बनाया था। फिर आज फिर से बता रहा हूँ कि ध्यान रखिए, इतने बड़े क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ तुलना हो रही है, किसको आधार मानकर तुलना हो रही है। तुलना यहाँ हो रही है। तुलना क्या हो रही है कि वस्तु के उत्पादन की तुलना वस्तुओं की संख्या के आधार पर की जा रही है। वस्तुओं की संख्या जैसी होगी उसके आधार पर वस्तुओं के उत्पादन लागत है। ये वस्तु के उत्पादन लागत वस्तुओं की संख्या के आधार पर हो रही है, इसलिए आधार वस्तुओं की संख्या है, वस्तु की उत्पादित संख्या है, और इसलिए उसको आधार मान लीजिए। मैंने उसको हमेशा शुरुआत वहीं से करनी चाहिए कि माना वो x है, जब वो मान लीजिए तो फिर वस्तु की उत्पादित लागत मतलब पैसा कितना लगा। ये अब ये बोल रहा है कि उस दिन उत्पादन की कुल लागत कितनी आई। अभी देखिए उस दिन उत्पादित वस्तुओं यहाँ थोड़ा लिखने में गलत हो गया। उस दिन उत्पादित प्रत्येक वस्तु, ये है एक वस्तु की उत्पादन लागत, तो उस दिन एक वस्तु की उत्पादन लागत, एक वस्तु की, प्रत्येक वस्तु को उत्पादन लागत, ध्यान रखिए सभी का नहीं, प्रत्येक वस्तु का उत्पादन लागत ये है। एक वस्तु को उत्पादन लागत उस दिन की उत्पादित वस्तु जितनी कुल वस्तुएं हैं उनकी 2 गुना से 3 अधिक। कुल वस्तुओं को उत्पादन x हुआ मान लीजिए, तो एक वस्तु में जितना कीमत लग रहा है पैसा, वो इसका 2 गुना से 3 गुना, ये हुआ। तो ये हुआ एक वस्तु की लागत, इसलिए कुल वस्तुओं की लागत, इसलिए कुल वस्तुओं की लागत बताओ भाई, सबके समझ आएगा। अरे एक वस्तु कितना लागत रुपए लग रहा है, अब कुल x वस्तु उत्पादित हो रहे हैं, जिनका गुना हो जाएगा x इंटू 2x + 3, ये हो गया कुल लागत। लेकिन कुल लागत बोल रहा है 90 रुपए की उस दिन। यदि उस दिन कुल लागत 90 रुपए लगा, मतलब इसका कुल कीमत ये जो है x इंटू 2x + 3 = 90। ये बस यहीं से आपका काम खत्म। अब इसको क्या बना लेना है, x इंटू 2x यानी 2x², फिर x इसमें भी गुणा हुआ और x इसमें भी गुणा होगा। तो जब ये ऐसा हो गया तो इसको क्या कर देंगे, ये हो गया 2x², x के यहाँ गुणा हुआ ये तो 2x² और x का इसमें 3 में भी गुणा होगा, x का 3 में भी गुणा होगा, तो ये प्लस 3x, ये 90 इधर आएगा तो -90 हो जाएगा = 0। इस प्रकार आप ये आपका काम है, ये बड़े आराम से कर लेंगे। वैसे इसमें कुछ बहुत दम बचा नहीं है, आप चाहें तो बड़े फटाक से कर सकते हैं। बहरहाल इसलिए ये प्लस 18x माइनस प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 = 0, ये है। यहाँ पर इसका इस तरह से होगा। कैसे होगा वो कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैंने बहुत मस्त कॉन्सेप्ट दिया है कि 3x को हम इसी रूप में क्यों तोड़ते हैं, कैसे जान जाते हैं कि हमें क्या तोड़ना चाहिए। 3x को 15x माइनस 12x क्यों लिखे, क्योंकि उसका एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप जरूर देखिए तभी आपको समझ में आएगा, और फिर आप सेकंडों में जैसे समझने की वैसे आप पढ़ देंगे। अब यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, जब 2x कॉमन आ गया तो यहाँ x बचेगा, सॉरी यहाँ पर सिर्फ x कॉमन आएगा, 2x नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ x कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा 2x, एक x तो बाहर हो गया, यहाँ x तो 15 बचा, और माइनस यहाँ 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 कॉमन नहीं 6 आएगा, यहाँ पर कॉमन 12 तो नहीं कॉमन है, 6 दोनों स्थान पर है, 6 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 2x बचेगा और 15 × 6 = 90 -15 बचेगा, 6 कॉमन होगा तो 15 बचेगा = 0।
इस प्रकार यदि आप देखें तो इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको कि ये 2x + 15 और 2x, अरे यार ये प्लस होएगा क्योंकि माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ, तो माइनस कॉमन हो गया तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो 2x + 15, तो यहाँ पर 2x + 15 हो गया, ये कॉमन है दोनों स्थानों पर, दोनों स्थान कॉमन मतलब यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये होने चाहिए, इसीलिए ऐसे तोड़ा ही जाता है, ये सब अपने आप हो जाएगा, कुछ बगैर करिएगा। आप सही 3x को सही तोड़ कर लिख लीजिए, ये सब कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, यही सबसे बड़ी कला है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करने की सबसे बड़ी कला यहीं पर है। ये जिसका हो गया समझो सब कुछ हो गया। तो ये 2x + 15 ये हो गया और x - 16 अंदर, x - 6 = 0। इस प्रकार अब आप इसको हल करेंगे तो x = -5/2 आएगा और x = 6 आएगा। लेकिन x जो है तो उत्पादित वस्तुओं की संख्या है, ये x क्या है, आप देख रहे हैं कि x क्या है, x को हमने क्या माना है, उत्पादित वस्तुओं की संख्या माना है, तो ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए ये वाला आंसर रिजेक्टेबल है और x = 6 आ गया, यानी x = 6, यानी उत्पादित वस्तुओं की कुल संख्या 6 है। तो उत्पादित वस्तुओं की संख्या बताइए तो 6 है और प्रत्येक वस्तु की उत्पादन लागत कितनी है, तो यहाँ पर x के स्थान पर 6 रखेंगे तो 2 × 6 + 3 यानी 15 रुपये। ये देखिए वस्तु कुछ 6 उत्पादित होती है और हर वस्तु की लागत 15 रुपये होगी, इसलिए 15 × 6 = 90, एक दिन में कुल 90 रुपये लागत आएगी, इसलिए यहाँ लिखा है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वस्तुओं की संख्या 6 और उत्पादन लागत, क्योंकि उत्पादन लागत कितना है, एक बार x की वैल्यू निकल गई तो फिर आप देखिए भाई, मेरा कहने का मतलब है कि आप एक बार x की वैल्यू निकल गई तो आपको ये निकल गई, ये निकल जाएगी उत्पादित वस्तुओं की संख्या, और फिर ये निकल जाएगी, क्योंकि इसमें भी तो x ही है, ये निकल जाएगा, x का मान रख देंगे, ये निकल गया 15, तो 15 आ गया। जिस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मतलब इस चैप्टर का हर चीज बहुत अच्छे समझ में आया, हर कॉन्सेप्ट मैंने ऐसा दिया है कि आपको कभी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। मैं सब कुछ बता दिया, क्या बता दिया कि द्विघात समीकरण यानी वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं वो इक्वेशन, उसको क्यों, उसका मानक रूप क्या होता है, उसके मानक रूप के क्या कॉन्सेप्ट हैं, कब समीकरण द्विघात में होता है, कब नहीं होता है, उसको कैसे फॉर्मेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है द्विघात समीकरण को, यदि शब्दों जैसे ये शब्द में दिया है तो इसके पहले भी मैं सब बता चुका हूँ कि शब्दों में दिए प्रश्न का समीकरण कैसे बनाते हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट, वो तो ऐसा कॉन्सेप्ट को वगैरह आपके पढ़े पूरे गणित कॉन्सेप्ट ही नहीं सही होगा, गणित की बैकबोन टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी यदि शब्दों को, दिए हुए शब्दों को समीकरण में नहीं बदल पाते। और 90% बच्चों को ये दिक्कत सिर्फ यही रहती है गणित में कि दिए हुए शब्दों को समीकरण में नहीं बदल पाते हैं। तो यदि आप जो मैं दिया हूँ उसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे एकदम बनेगा, और इसलिए मैं बोला कभी आपको लाइफ में इधर उधर गणित में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार ये पूरा वीडियो में आपको बता दिया, पूरा क्वेश्चन हल करवा दिया इस चैप्टर के। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर भी समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए पीछे वीडियो के सब देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।